नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति पर ही। हम चर्चा करेंगे कि सुप्रिया सुले और अजित पवार में बाजी कौन मारेगा। सत्य जी, आप हमें बताइए कि ये जो हमारा विषय है इस पर आप क्या कहेंगे। पहली बात सर, ये ध्यान में रखो कि जब तक अजित दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस में हैं और राष्ट्रवादी के सूत्रधार शरद पवार साहब हैं, तब तक अजित पवार को हमेशा सेकेंडरी द्वियम स्थिति में ही रहना पड़ेगा जी। और सम्मान में भी अपमान झेलना पड़ेगा, पद में भी पत निकालने की कोशिशें की जाएगी। और अभी देखो कि अभी सुप्रिया जी को तो बेटी हैं, तो वो पॉलिटिक्स से अलग है, इसके लिए कोई ये नहीं आया, चर्चा नहीं आई। मगर अजित दादा के जीवन में सर, मेरे और आपके जीवन में अपने को सबसे प्यारा कौन रहता है? अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना बेटा रहते हैं। अपने बेटे को अगर पड़ोसी ने गुस्से से देखा तो भी हम लड़ने झगड़ने को तैयार होते कि मेरे बेटे को क्यों देखा, हाथ लगाया तो फिर तो और भी बात हो गई। सर, बेटे के प्रति एक अजित दादा पिता, पहली भूमिका उनको मैं देता हूँ। एक पिता पार्थ पवार चुनाव के लिए खड़ा है, पिताजी ने उसको पूरी ताकत दी है, पीछे खड़े हैं, क्योंकि पार्थ पवार की हार जीत मतलब अजित दादा की हार जीत। और उसके बारे में जब शरद पवार साहब को पूछा जाता है कि पार्थ पवार की उम्मीदवारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं उसको कवडीची किंमत देत नहीं। कवडी मतलब मालूम है आपको? बिल्कुल। ये हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? कवडी बोलते हैं। कवडीची किंमत देत नहीं। सर, कल अगर मेरे बेटे को और किसी ने, मेरे चाचा ने, भाई ने, मामा ने भी बोला की मी तुझ्या पोराला कवडीची किंमत देत नाही, सर इधर क्या डंक होगा। सर, बिच्छू काटने से भी बढ़कर या जहरीले सांप से काटने से भी बढ़कर वेदना होगी कि मेरे बच्चे को किंमत, कवडी एवढी पण किंमत देत नहीं। सर, जिंदगी भर आदमी भूल नहीं सकता कि मेरा बच्चा, होनहार बच्चा, चुनाव के लिए खड़ा है और उसकी इज्जत पहले ही उतार दी कि लोगों के मन में ये भावना हो गई कि भाई पवार साहब का इसको पाठिंबा नहीं, तो इसको चुनाव में जिताने का क्या मतलब है, वो तो पवार साहब के खिलाफ ही हो जाएगा। हार गया, हारने वाला। सो उसके हारने की व्यवस्था ही अगर हो गई है तो हारेगा ही ना। तो अजित दादा को आप जानते हैं, अगर पर्सनली तो बात अलग है, नहीं तो मैं बताता हूँ। अजित दादा उस जहरीले 10 आंकड़े वाले नाग की तरह है कि जो तुरंत काटेंगे इसका भरोसा नहीं, मगर डूख मराठी में बोलते हैं, आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? डूख रखना, मतलब याद रखना। ऐसा होता है कि वो नाग जो रहता है ना, वो फॉलो करता है वो आदमी को। इसने मुझे धक्का दिया, इसने मुझे तकलीफ़ दी, तो कहाँ उसके पीछे जाएगा और कभी ना कभी तो काट लेगा, रिवेंज लेगा। तो सर, अजित दादा एक ऐसा शेषनाग है। सर, सर्प या नाग बोलने से उनको कमीपन महसूस होगी। लोग बोलेंगे क्या आपने सर्प बोला? नहीं, चलो हम बोलते हैं भगवान विष्णु के कौन थे? शेषनाग थे। तो ये हमारा शेषनाग है, अजित दादा पवार एक शेषनाग है। उनको अपमान हो गया बेटे के साथ। फिर मोदी साहब से पवार साहब की चर्चा होती है कि भाई हम लोग साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। मोदी साहब भरोसा करते हैं कि इतने सीनियर, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ नेता है, शीर्षस्थ नेता है। आज महाराष्ट्र में यशवंतराव जी के बाद अगर किसकी एक नैतिक ताकत समझते हैं, पॉलिटिकल हेवीवेट
महापुरुष जो है वो तो पवार साहब है। अभी उन्होंने बोल दिया तो बस ये हरिश्चंद्र का ही शब्दों का, उसने तो ख्वाब में दिया हुआ दिन में सच करके दिखाया। तो इनसे उनकी उम्मीद यही थी कि चलो आपके भरोसे हम एक दाव खेल लेते हैं और अजीत दादा को मुख्यमंत्री करते हैं। अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनाया, हाँ उप मुख्यमंत्री बनाया। सर मोदी और शाह ऐसे छोटे आदमी हैं कि वो ऐसे किसी के ऊपर भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। अरे ये महापुरुष है तो वो महान पुरुष है। दुनिया उन्होंने ऐसी अपनी वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये रिलायंस वाला बोलता, मगर पूरा भारत मुट्ठी में अगर किसी के है तो इनके हैं, मोदी शाह के। वो इतने क्या कच्चे खिलाड़ी सोचेंगे, कच्चे खिलाड़ी है, सही शब्द, कच्चे खिलाड़ी है कि भाई अजीत दादा को बना दो उप मुख्यमंत्री, रिस्क लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जीरो रिस्क पे खेल रहे थे। ये बात तो फडणवीस साहब को भी मैंने एक बार पूछी थी। मैं नाम लेता हूँ, मज़ा आता है उसमें। एक तो वो या तो इनकार करे या इकरार करे। तो फडणवीस साहब ने बोला था कि ये सब गेम जो था वो पवार साहब की सम्मति से ही हुआ था, करके ये हुआ। हाँ, उसमें एक रोड़ा ऐसा आ गया कि कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उससे वो थोड़ा एक्सपोज होने का डर पैदा हो गया कि पक्षांतरबंदी कायदे के हिस्से। मगर अगर उस समय पवार साहब आगे आते थे और बोलते थे कि कोई बात नहीं, सरकार बन गई है, बनी रहे, सरकार बनी है, बनने दो, मेरा सपोर्ट है इसको, क्योंकि महाराष्ट्र की ज़रूरत है। वो क्या ना, महाराष्ट्र की ज़रूरत के नाम पे कुछ भी बोल सकते हैं। सर शिवसेना और बीजेपी की 14 में जब सरकार नहीं बन रही थी तब पवार साहब ने ऐसा बोला कि महाराष्ट्र में स्थायी स्वरूप का राजनीति होने के कारण, सत्ता होने के कारण हमने डिसीजन लिया है कि बीजेपी माइनॉरिटी में है, फिर भी उनको हम सपोर्ट करेंगे और ये सरकार बचाएंगे। और उन्होंने बचा के दिखाई और शिवसेना का चूहा बना के रखा कि शिवसेना को बार्गेनिंग पावर ही ख़त्म कर दी। शिवसेना कोई बात ही नहीं कर सकती। शिवसेना बाहर थी सरकार। हाँ, और ये विरोधी पक्ष नेता थे अपने एकनाथ शिंदे। तो भाई पवार साहब ने अगर धोखा नहीं दिया होता तो अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनते और ये सरकार भी आगे चलती थी उनकी। पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पवार साहब ने आइन वक्त अलग गेम खेला। आइन वक्त पर सुप्रिया सुळे ने उनको बोला कि मैं सेक्युलरिज्म मानती हूँ और बीजेपी के साथ नहीं जाना है। तो भतीजे और बेटी में उन्होंने चुनाव किया और बेटी की सुनी और नकार दिया। फिर बहुत सारे नाटक हुए, वो हुए। सोलो शिवसेना भी नहीं बैठ रही थी। सेक्युलरिज्म में शिवसेना भी तो नहीं बैठ रही थी। सर देखो, सेक्युलरिज्म की व्याख्या अपने हिसाब से अलग अलग की जाती है, अलग अलग की जाती है। हिंदुत्ववाद की भी व्याख्या अलग अलग की जाती है, मुस्लिम कट्टरता की भी व्याख्या अलग अलग की जाती है। जिस ओवैसी का नाम कट्टर मुस्लिमवादी में हम लेते हैं, उसका सपोर्ट भी तो बीजेपी लेती है ना कभी लेती है। ऐसे भी महापालिकाएं हैं जहाँ पे साथ में वो है, और लोग तो बोलते हैं कि ये बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पवार साहब ने अजीत दादा को दूसरा धक्का दे दिया कि उनकी बनी बनाई सरकार उन्होंने ख़त्म कर दी अपनी बेटी के लिए। अब बारी आई कि सुप्रिया जी और अजीत दादा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अजीत दादा अभी कोई बगावत करने के मूड में नहीं है। एक तो ऐसा हो गया कि शिवसेना का इतना बड़ा टपका आने के बाद अभी बीजेपी को गरज भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, तो वो भी उनके पीछे पड़ेंगे नहीं कि भाई हमारे साथ आओ। मगर बीजेपी का ख्याल ये रहेगा कि अगले इलेक्शन के पहले अगर राष्ट्रवादी भी टूटती है और अजीत दादा के साथ कुछ बार्गेन होता है, तो भाई ये 3 पार्टीज़, राष्ट्रवादी, अजीत दादा गठ, इनका गठ, और कांग्रेस में अशोक चव्हाण तो कब से बैठा है, मराठीत बोलतात गुडघ्याला वाशिंग, कि मेरे को बीजेपी में ले लो। तो फिर महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति होगी, शिवसेना टूटी, राष्ट्रवादी टूटी, कांग्रेस टूटी, और ये उनके टूटे हुए सब हिस्से इधर जुड़ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय अजीत दादा जो है वो फिर फॉर्म में आएंगे, मगर उनकी और एकनाथ शिंदे की टक्कर हो जाएगी। उस टक्कर में एकनाथ शिंदे को बीजेपी अहमियत देगी क्योंकि उनकी वजह से आज सरकार आई है। अभी बारी रही सुप्रिया की। सर सुप्रिया एक अच्छी नेता है,
उसके अपने अपने कार्यकर्ता हैं, उसका एक अपना जमघट है, एक इमेज है, लोगों से उसका मिलना जुलना है, और औरतों में उसकी एक क्रेज़ है, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। मगर मास बेस जिसको बोलते हैं वो अजीत दादा के साथ है। अजीत दादा के पीछे लोग दीवाने हैं, क्रेज़ है अजीत दादा की। अजीत दादा खड़े भी हो जाते हैं। तो परसों उनका एक मीटिंग में देख रहा था, मैं बाला साहब के बहुत सारी सभाएं देखा हूँ, तो जो जोश जल्लोष चैतन्य ऊर्जा और पब्लिक का एक ऐसा क्या बोलते हैं ओवरवेलमिंग रिस्पांस, वो मैंने आज तक ज़िंदगी में पहली बार देखा था वो बाला साहब के साथ, और एक बार देखा था राज ठाकरे के साथ, और अब मैं देख रहा हूँ अजीत दादा के साथ। क्रेज़, लोग दीवाने हैं अजीत दादा के ऊपर, राज ठाकरे के ऊपर भी दीवाने हैं, बाला साहब के ऊपर तो थे ही। तो ये जो पब्लिक का दीवानापन है वही है ताकत अजीत दादा की। कल अगर वो बगावत करते हैं तो ठीक है, पवार निष्ठ बोलने वाले जितेंद्र जी जो हैं वो उनके साथ नहीं आएंगे, शायद वो भी उस समय भी फिर से कालिक फांसेंगे, फिर से जोड़े मारेंगे, ये करेंगे। मगर सर अगर राष्ट्रवादी में कैसे है ना, एक पूजा का गणपति रहता है और एक शोभेचा गणपति रहता है। अब कई पार्टियों में ऐसा हो गया है कि एक नेता शोभेचा गणपति ने, एक नेता पूजेचा गणपति। तो अजीत दादा की ताकत अलग है। सुप्रिया जी की ताकत उनके पिताजी के आशीर्वाद में है। पिताजी का कृपा छत्र जो है वो उनके ऊपर है करके सुप्रिया जी का जो महत्व है, तत्व है, प्रभुत्व है वो है। तो देखो कि मैं हमेशा बोलूँगा कि पिताजी के आशीर्वाद पे बड़े होने वाले नेता या व्यक्ति से ज़्यादा जिसका खुद का अपना मास बेस है वो हमेशा प्रभावी रहेगा। तो सुप्रिया जी के बारे में पूरा आदर सम्मान रखता हूँ, और एक आज महिलाओं के लिए तो वो जिस तरह से लड़ रही है वो काबिल तारीफ़ है। और दूसरी महाराष्ट्र में कोई अभी पहले नीलम गोरे जी थी, ऐसी लड़ती थी, अभी मैं देख रहा हूँ कि चित्रा वाघ भी लड़ती थी, मगर अभी सत्ता आ गई तो थोड़ी कम है, मगर चित्रा वाघ भी लड़ती थी। मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र की 3 महिलाएं जो आज औरतों के लिए पूरी समर्पितता से फाइट करती है, उनमें से एक नीलम गोरे जी हैं, चित्रा वाघ जी है और सुप्रिया जी है। तो उनकी महिला शक्ति है, उसको तो प्रणाम ही करना पड़ेगा। मगर मास बेस अजीत दादा को है, तो राजनीति के लंबे रेस के घोड़े अजीत दादा रहेंगे, और वो पवार साहब का साथ कब छोड़ेंगे इसका कोई भरोसा नहीं, देना नहीं चाहिए। धन्यवाद सर जी। तो ये थे तथ्य जी का कहना है कि अजीत पवार के साथ में लोक संख्या है और सुप्रिया जी के साथ में शरद पवार जी, दोनों का रास्ता 2 जगह पे हो जाता है। क्या होता है कौन है? दोनों के रास्ते में क्या बनता है वो आगे वाला वक्त दिखाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद लाइक से सब्सक्राइब जरूर। देश दुनिया की खबरों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।